नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईबी के आईएनआईएफएस के टर्बो कोर्स में। दोस्तों, टर्बो 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 कोर्स में बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। ये कोर्स बहुत लोगों का बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आ रहा है दोस्तों। तो बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार से जैसे एएफए में आपने अपना व्यूज दिया है, उसी प्रकार से अपना आईएनआईएफएस का आज हम लोग सीरीज शुरुआत करते हैं। यह एक सीरीज ऑफ सेशन चलेगा। हम लोग देखेंगे, हाई स्पीड रिवीजन रहेगा हमारा टॉप मार्क्स के साथ। मैं आपको बताऊंगा बुलेट पॉइंट्स, उस पे मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, उसको कैसे याद रखना है ये भी मैं बताऊंगा। सिंगल लाइन बताऊंगा, सिंगल वर्ड बताऊंगा, जिससे आपको पूरा पिक्चर आपके दिमाग में सामने आ जाए। दोस्तों, हाईली एफिशिएंट कोड रिवीजन कोर्स है। इसमें 5 से 6 वीडियोस रहेंगे। एक एक वीडियोस को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सोच के देखिए, हम सब अपनी इकोनॉमी के किसी ना किसी सेक्टर के पार्ट हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह सेक्टर एक्चुअली कौन से हैं और कैसे काम करते हैं? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो आता है हमारा आता है वो प्राइमरी सेक्टर आता है। राइट। तो मतलब कि बेसिकली यह वही है जो सीधा नेचर से रिसोर्स लेता है, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, यानी हमारी इकोनॉमी की फाउंडेशन मानी जाती है। राइट। इसको आप कह सकते हैं कि यह हमारी इकोनॉमी की क्या है, फाउंडेशन है, जिससे रोटी कपड़ा मकान सब बनते हैं। राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेक्टर होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है दोस्तों, कि मतलब इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सेकेंडरी सेक्टर आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं। राइट। ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर आता है। जो जैसे कॉटन का कपड़ा हो गया, शुगर केन से शुगर हो गया, यह है इकोनॉमी का पावर इंजन माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? पावर इंजन माना जाता है इकोनॉमी का। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फिर आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में दोस्तों जहां सर्विसेज मिलती है, टर्सरी सेक्टर का मतलब कि आपको सर्विसेज मिलेंगी। राइट। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, यह सब सर्विस इकोनॉमिक्स के हीरोज है। राइट। और फिर थोड़ा और स्मार्ट बनिएगा तो ये बताया ना आपको, सर्विस इकोनॉमी हमारा टर्सरी सेक्टर होता है। थोड़ा सा और स्मार्ट बने तो हमारा जाता है क्वार्टरनरी सेक्टर। यह प्योर नॉलेज पे बेस्ड है, यहाँ पे लिखा गया है नॉलेज बेस्ड होता है। जैसे कि आपका टीचिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, आईटी है, कंसल्टेंसी है, यानी दिमाग का यूज सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है। और फाइनली आता है हमारा क्यूनरी सेक्टर, मतलब इकोनॉमी का ब्रेन माना जाता है। इकोनॉमी का ब्रेन समझे, ये वो लोग होते हैं जो टॉप लेवल डिसीजन लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल, टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, राइट, सीईओ, पॉलिसी मेकर। कम देखिए, कम नंबर में लेकिन पूरी इकोनॉमी का डायरेक्शन देते हैं ये। तो सिंपल वर्ड में बोले, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल, फिर सर्विस, फिर नॉलेज, और लास्ट में डिसीजन सेक्टर। यह है इकोनॉमी का फुल ग्रोथ जर्नी। एंड में दोस्तों तो जैसे आपने देखा, क्वार्टरनरी मतलब होता है नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल सर्विसेज, क्यूनरी होता है पॉलिसी मेकिंग एंड हाई लेवल डिसीजन, एग्रेडियंट से इंडस्ट्रियल, से सर्विस, से नॉलेज, और फाइनली डिसीजन। राइट। ये हमारा सीक्वेंस है। प्लीज रिमेंबर दिस सीक्वेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक सवाल है, किस सेक्टर को हम लोग इकोनॉमी का ब्रेन मानते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया क्यूनरी सेक्टर। क्या क्या चीज आता है जी क्यूनरी में, बताएंगे? क्यूनरी में क्या क्या आता है? जो टॉप लेवल डिसीजन होते हैं वो ब्रेन कहा जाता है, समझे? इन्हें क्या कहा जाता है? इकोनॉमी का ब्रेन कहा जाता है। तो एक सवाल है, तो देखिए हमने क्या बताया आपको, प्राइमरी सेक्टर हमारा नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग है, टर्सरी सेक्टर सर्विसेज से रिलेटेड है, क्वार्टरनरी सेक्टर नॉलेज से रिलेटेड है, क्यूनरी सेक्टर डिसीजन मेकिंग से। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडिया के इकोनॉमी के रियल सुपरस्टार की, जो कि है हमारा सर्विस सेक्टर और नया चमकता सनराइज सेक्टर। राइट। आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सर्विस सेक्टर, यह वह सेक्टर है जो भारतीय की अर्थव्यवस्था को बैलेंस और स्पीड दोनों देता है। बैलेंस भी देता है, स्पीड भी देता है। राइट। आपको मैं कुछ डेटा प्रोवाइड करूं। देखिए 2019-20 में इसका शेयर जो था ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 55.3% था, 55.3% था, यानी आधी से ज्यादा इकोनॉमी सर्विसेज से चलती थी। अब सर्विसेज में क्या क्या हो सकता है? ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो ये सभी चीज एग्जांपल है, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सब के सब है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन था ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का, ये 18.3% था। ठीक है। और जो आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट हो गया हमारा, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विस का 21.4% है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस का 15.6% है। और एक चीज याद रखिएगा, भारत अब दुनिया का 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट भी बन गया है। ठीक है ना? 5th एफडीआई समझते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई बोलते हैं। तो भारत जो है दुनिया का 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट है। और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का तो बॉस हो गया है। टोटल एक्सपोर्ट का समझिए 40% कवर करता है भारत, समझे ना, इसलिए बॉस है ये।
समझे बात को। तो इंडिया है दुनिया का 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तो बॉस है, राइट। टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का 40% कवर करता है। यदि हम बात करें सनराइज सेक्टर की, तो दोस्तों बेसिकली यह वो नई इंडस्ट्री है जहां पे ग्रोथ, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, देखिए लिखा गया है इनोवेशन, जॉब पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल, राइट। यह वो सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, नोवल इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे ग्रोथ, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन तीनों हाई स्पीड पे हैं, लिखा है ना, राइट। सोच लीजिए ग्रीन एनर्जी हो गया, फिनटेक हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटोज हो गया, हेल्थ केयर है, रिटेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। ये सब के सब हमारे सनराइज सेक्टर के पार्ट होते हैं, राइट। ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, फार्मा, ऑटो, हेल्थ केयर, रिटेल, ये सब फ्यूचर के ग्रोथ ड्राइवर माने जाते हैं। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर बैकबोन है, राइट, और सनराइज सेक्टर फ्यूचर इंजन है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, राइट, वो क्या है, हमारा बैकबोन माना जाता है। और दूसरी बात कि हमारा जो सनराइज सेक्टर है वो क्या है, हमारा फ्यूचर इंजन, समझे। तो एक ये याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 55.3% है जीवीए का। इंडिया टॉप 5 एफडीआई रेसिपिएंट है और टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर है, ये प्लीज याद रखिएगा। सनराइज सेक्टर का की पॉइंट है हाई ग्रोथ, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन। सवाल है आपके सामने कि इंडिया के सनराइज सेक्टर में कौन सा नहीं आता, कौन नहीं आता, ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, ट्रेडिशनल हैंडलूम या हेल्थ केयर। तो ग्रीन एनर्जी तो आएगा, क्योंकि दोस्तों सनराइज सेक्टर का मतलब ही होता है कि नई इंडस्ट्री है जहां पे ग्रोथ, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन तीनों बहुत ही अच्छी गति पे है। ग्रीन एनर्जी आएगा, फिनटेक आएगा, हेल्थ केयर आएगा, क्या नहीं आएगा, ट्रेडिशनल हैंडलूम नहीं आएगा, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, सनराइज सेक्टर में ये तीनों आता है लेकिन ट्रेडिशनल हैंडलूम नहीं आता है। तो कीवर्ड को पकड़िए, सर्विस सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 55.3% है। टॉप सर्विस एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर आता है, 40% कंट्रीब्यूशन है। एफडीआई का रैंक भारत का 2020 का 5th रैंक है, ठीक है। ये सब डेटा को आपको पता होने चाहिए। सनराइज सेक्टर इमर्जिंग हाई ग्रोथ सेक्टर है, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, फिनटेक, ग्रीन एनर्जी और आईटी। चलिए याद रहेगा दोस्तों, ऐसे शॉर्ट और स्मार्ट इकोनॉमिक बूस्टर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों यदि आपको ऐसे पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है लास्ट रिवीजन के लिए, तो हमारा INIFS का कैप्सूल कोर्स है, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। इस कोर्स में दोस्तों इस तरह के पीडीएफ के अलावा आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्विजेस, फॉर्मूला पीडीएफ सब कुछ मिलते हैं एक जगह पे, जिससे आपका रिवीजन और बेहतरीन हो सकता है। चलिए बात करते हैं हम लोग नीति आयोग की। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडिया के पॉलिसी थिंक टैंक इन्हें कहते हैं, और ये 2015 में कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 2015 में। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था, लेकिन इसका काम अलग है, समझे। ये 2015 में क्या हुआ था कि जो प्लानिंग कमीशन थी ना, उसको रिप्लेस करके ये बना था। तो नीति आयोग फंड नहीं बनाता, फंड नहीं बांटता, बल्कि आइडियाज और पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है, ये आइडियाज बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, राइट। इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस यहाँ पे देखिए लिखा गया है, स्ट्रॉन्ग नेशन। मेन फोकस मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, मेन फोकस है स्ट्रॉन्ग नेशन, स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग नेशन, ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेट और स्ट्रॉन्ग, यहां देखिए यहां पे लिखा गया है, इसका मेन फोकस है स्ट्रॉन्ग स्टेट लीड्स टू स्ट्रॉन्ग नेशन, राइट। मतलब यानी सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। दोस्तों ये प्लानिंग करता है विलेज से लेकर नेशनल लेवल तक। क्या देखिए ना, विलेज से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से नेशनल लेवल, ये प्लानिंग करता है विलेज से लेकर नेशनल लेवल तक, और इंश्योर करता है कि ग्रोथ सबके लिए हो, राइट। इसको बोलते हैं ना समग्र विकास, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ इसको बोलते हैं। इट फोकस ऑन इंक्लूसिव, यानी ग्रोथ सबके लिए हो, समझे, इस पे मेन फोकस है इसका। तो ग्रोथ ये इंश्योर करता है कि ग्रोथ सबके लिए हो, खासकर वीकर सेक्शन तो है ही है, अटेंड मोर अटेंशन टू द वीकर सेक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा इसमें कि सिक्योरिटी, ठीक है, इकोनॉमी, इनोवेशन, कोऑपरेशन सबको इंटीग्रेट करके नीति आयोग बनाता है एक शेयर्ड नेशन विजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ये इनोवेशन, नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन, सबको सबको बेसिकली इंटीग्रेट करता है, और फिर क्या बनाता है, एक शेयर्ड नेशन विजन बनाता है। प्लीज रिमेंबर इट। तो शॉर्ट में बोले तो नीति आयोग, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि ये ग्लोबली कनेक्ट होता है, नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्लोबली कनेक्ट क्या करता है, नॉलेज शेयरिंग, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस, गुड गवर्नेंस के लिए ग्लोबली कनेक्ट करता है। तो शॉर्ट में बोले, नीति आयोग है इंडिया का पॉलिसी जीपीएस, जो बताता है कि रास्ता क्या है, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी होती है। मतलब समझिए कि नीति आयोग जो है भारत का एक जीपीएस है, पॉलिसी जीपीएस कह सकते हैं इसको। क्या है ये, पॉलिसी का जीपीएस है। जीपीएस क्या बताता है जी, ये आपको रास्ता बताएगा ना, लेकिन चलना तो आपको ही है ना, गाड़ी तो आपको ही चलाना है ना, समझे।
तो ये याद रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। पॉलिसी बनाना और कोऑर्डिनेट करना इसका काम है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है सेंटर और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा बेस डिस्क्राइब कर रहा है नीति आयोग को? क्या ये फंड डिसबर्सिंग अथॉरिटी है? नहीं। कंस्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। ये पॉलिसी थिंक टैंक है? बिल्कुल सही। जुडिशियल बॉडी है? नहीं। ये क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। कोई फाइनेंशियल एलोकेशन पावर इनके पास नहीं है, समझिए, याद रखिएगा। तो हमने क्या बताया आपको? नीति आयोग का कोर रोल क्या बताया आपको? नीति आयोग का कोर रोल आपको बताया कि यह क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है। पॉलिसी थिंक टैंक है। की प्रिंसिपल क्या है इसका? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लानिंग का फोकस क्या है इसका? बॉटम अप प्लानिंग है। इसका प्लानिंग जो होता है बॉटम अप होता है। ऑब्जेक्टिव है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। इसने किसको रिप्लेस किया? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया 2015 में। तो अब बात करते हैं नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट की, जो कि है हमारा स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। इस पे बहुत बार सवाल आ चुका है। इसको बोलते हैं विजन डॉक्यूमेंट। नाम क्या है इसका? स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75। तो दोस्तों यह प्लान आया था दिसंबर 2018 में, एक क्लियर विजन के साथ। ठीक है, ये प्लान कब आया था? ये प्लान आया था दोस्तों दिसंबर 2018 में, और इसका एक क्लियर विजन था। ठीक है, क्लियर विजन क्या था? इंडिया @75, यानी 75 आजादी तक, 75 साल की आजादी तक। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि प्लान का कब आया था दोस्तों। ये देखिए, दिसंबर 2018 में ये प्लान आया था, और ये क्लियर विजन था इंडिया @75। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, हाईलाइट कर देता हूँ, इंडिया @75। ठीक है, यानी 75 साल की आजादी तक, 2022-23 तक का रोड मैप था इसमें, समझे। और इस डॉक्यूमेंट ने कवर किए थे 41 प्रायोरिटी एरिया। ठीक है, जिसको 4 स्ट्रॉन्ग पिलर में ग्रुप किया गया था। ये पूछा जाता है कि 4 स्ट्रॉन्ग पिलर कौन कौन से हैं। याद रखिएगा नाम, ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। ठीक है, और दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि 800 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल और 550 से ज्यादा एक्सपर्ट ने मिलकर यह विजन बनाया था, समझे। तो ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। दोस्तों गोल क्या था? गोल था कि 8% एवरेज जीडीपी ग्रोथ और $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये गोल था, 8% एवरेज जीडीपी ग्रोथ और $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। साथ ही दोस्तों टारगेट भी सेट थी। टारगेट क्या थी कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है ना, 17% बढ़कर 22% हो जाए। पहले था 17%, इसको बढ़ाकर 22% कर दें, और एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $800 बिलियन कर दें। ठीक है, ये टारगेट था। और दोस्तों फोकस करें एग्रीपिनर पे और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे, ये फोकस था। फोकस किस पे करें? एग्रीपिनर पे और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करें, जीरो बजट फार्मिंग पे फोकस करें। सरकार ने कहा कि नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयू से एग्जिट कर लो, गवर्नमेंट एग्जिट फ्रॉम नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयू। ठीक है, तो नॉन स्ट्रेटेजिक पीओ से एग्जिट करो, एफडीआई रिजीम को लिबरलाइज करो, यहां लिखा है ना, लिबरलाइज एफडीआई रिजीम। और दोस्तों एक्सप्लोर इन इंडिया मिनरल मिशन लॉन्च करें, यहां पे लिखा है दोस्तों, एक्सप्लोर इन इंडिया मिनरल मिशन को लॉन्च करें, ये सरकार ने कहा। तो दोस्तों शॉर्ट में हम बोले, आपको क्या समझे हमने कि स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 है भारत का ब्लूप्रिंट फॉर अ फास्टर, क्लीनर एंड मोर इंक्लूसिव फ्यूचर, समझे। ये क्या है? ये है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, जो है ये भारत का ब्लूप्रिंट है फास्टर, क्लीनर और इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए। टारगेट कितना है? 8% ग्रोथ रेट है। इसका फोकस एरिया 41 एरियाज है। 4 पिलर का नाम याद रखिएगा, ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। ठीक है, ये सब इसके कीवर्ड्स हैं, प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड्स। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, की थीम क्या है इसका? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो दोस्तों ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आज के सेशन में बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम बात करेंगे नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट की, तो हमने बात कर ली। अच्छा, उसी का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें दोस्तों नीति आयोग का जो स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 था, इसके 3 स्ट्रॉन्ग पिलर के बारे में बात करेंगे। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है इंक्लूजन और तीसरा है गवर्नेंस। तो हमने 4 देखा था, उसमें से पहले 3 की बात करते हैं। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो रेलवे के लिए बनाया गया रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको आरडीए बोलते हैं। रेलवे के लिए क्या बनाया गया? रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया, जिससे रेल प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट रहे और डायनेमिक हो जाएगी। और फ्रेट ट्रांसपोर्ट को बूस्ट देने के लिए ज्यादा यूज होगा कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवे। तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवे का ज्यादा यूज होगा। आईटी जो है, आईटी ने मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को इनेबल किया, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म को इनेबल किया, राइट। बेसिकली आईटी इनेबल्ड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म बनेगा ताकि सारे मोड्स इंटीग्रेट हो सकें। और सबसे बड़ी डिजिटल लीप की बात करें तो वो है हमारा भारत नेट, ये सबसे बड़ी डिजिटल लीप है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कहा गया कि हर 2.5 लाख ग्राम पंचायत
को ब्रॉडबैंड से जोड़कर सब गवर्नमेंट सर्विस 2022-23 तक डिजिटली डिलीवर करने का एम है। मतलब कहा गया दोस्तों कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़कर जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको डिजिटली डिलीवर करना है। कब कब तक? 22-23 तक। समझे? तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आरडीए का स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवे, डबल फ्रेट शेयर, आईटी इनेबल्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म बनाना, भारत नेट के माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायत को वो करेक्ट करना और सारे सर्विसेज को डिजिटली देना, ये हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर आता है हमारा इंक्लूजन। तो इंक्लूजन में क्या होता है दोस्तों कि फोकस है हेल्थ, एजुकेशन और एम्पावरमेंट पे। इंक्लूजन का फोकस है हेल्थ, एजुकेशन और एम्पावरमेंट पे, यानी कि डेवलपमेंट सबका हो, चाहे मार्जिनाइज ग्रुप हो या रिमोट एरिया हो, सबका डेवलपमेंट हो। मार्जिनाइज ग्रुप हो या रिमोट एरिया हो, सबका डेवलपमेंट हो, सबको नेशनल ग्रोथ के मेन स्ट्रीम में लाना, ये होता है हमारा इंक्लूजन। तो हमने आपको दो चीज बताया अभी, डेवलपमेंट पहला बताया था आपको, पहले आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, फिर मैंने आपको अभी समझाया इंक्लूजन का क्या मीनिंग है। तीसरा आता है दोस्तों हमारा गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये गवर्नेंस के अंदर आता है, ठीक है। फिर हमारा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करना। क्यों स्टैब्लिश किया गया? ताकि फास्ट और लो कॉस्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो, समझे। और जुडिशियल बैकग्राउंड, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने लिखा है कि जुडिशियल बैकलॉग को कम करने का रिफॉर्म, रिड्यूस जुडिशियल बैकलॉग, यहाँ इन्होंने लिखा है, राइट, कम करने के लिए रिफॉर्म। साथ ही दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन, यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत मिशन को एक्सपेंड करना, करके वेस्ट से वेल्थ फ्रॉम वेस्ट बनाने पर भी जोर है। स्वच्छ भारत मिशन में वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट से वेल्थ बनाने पर भी जोर है। तो शॉर्ट में बोले ये 3 पिलर इंडिया को बनाए हैं एफिशिएंट, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो याद रहेगा, तो एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट को याद कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में 11 चैप्टर है, इनका फोकस है कॉम्पिटिटिवनेस और ईज ऑफ लिविंग। गवर्नेंस के अंदर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का क्रिएशन एक एग्जाम्पल है। और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस हो गया। भारत नेट जो है 2.5 लाख ग्राम पंचायत को डिजिटली कनेक्ट करता है। क्या नाम है इसका? भारत नेट, याद रखिएगा। एक सवाल करते हैं कि विच बॉडी वाज प्रपोज्ड अंडर द नीति आयोग @ 75। तो ट्रांसपेरेंट रेलवे प्राइसिंग के लिए किस बॉडी को प्रपोज किया गया था? ऑप्शन कर रहा है रेलवे बोर्ड, नहीं, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्रपोज किया गया था रेलवे प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने क्या क्या पॉइंट आपको बताया? रेल प्राइसिंग, आरडीए, फ्रेट ट्रांसपोर्ट, कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट बना था, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। और दोस्तों गवर्नेंस को रिफॉर्म के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल आया था। वेस्ट मैनेजमेंट जो है स्वच्छ भारत के एक्सपेंशन के लिए। दोस्तों मजा आ रहा है ना एक एक चीज को समझने में? सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में बैठते जाएगा सब चीज, ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों अब हम समझेंगे कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक प्लान के लिए पैसे कहां से लाता है, पैसे लाता कहां से, वही मैं बता रहा हूं। दोस्तों सिंपल वर्ड में बोले 3 मेजर सोर्स होते हैं, ठीक है, कि भारत अपनी इकोनॉमिक प्लान के लिए पैसा 3 सोर्स से लाता है। एक होता है हमारा डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, दूसरा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग और तीसरा होता है फॉरेन असिस्टेंट। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है हमारा डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, समझे। तो इसमें क्या होता है कि यानी पैसा जो मिलता है टैक्स से, पब्लिक बोरोइंग से, स्मॉल सेविंग से, पीएसयू की प्रॉफिट से, ये सब के सब हमारे डोमेस्टिक बजटरी सोर्स में आते हैं। टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, स्मॉल सेविंग एंड पीएसयू सरप्लस, समझे। तो यही फंड सेंटर और स्टेट बजट के थ्रू इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। तो यही जो फंड है ना, जो फंड हमको मिलता है वही सेंटर और स्टेट बजट में जाता है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। दूसरा जो फंड का सोर्स है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा समझिएगा कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब सरकार का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाता है, देखिए डेफिसिट का मतलब ही होता है कि जब खर्चा जो है ना आमदनी से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाता है तब पैसा बोरो करना पड़ता है या कभी कभी नए नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं। तो ये जो बोरोइंग है ना आरबीआई से होता है, कमर्शियल बैंक से होता है, पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट से होता है, ताकि जो गैप है उसको हम फिल कर सकें, समझे। तो ये एक दूसरा तरीका है, मतलब कि कहां कहां से सरकार पैसा लाती है। एक तो सबसे बड़ा सोर्स है बजटरी सोर्स, दूसरा सोर्स है डेफिसिट फाइनेंसिंग, और जो तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है वो है हमारा फॉरेन असिस्टेंट, ठीक है। तो फॉरेन असिस्टेंट क्या होता है, मतलब दूसरे देशों के या इंटरनेशनल एजेंसी से मदद लेना बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों शॉर्ट में याद रखिएगा कि मेन फंड आता है डोमेस्टिक सोर्स से, देखिए ना, मेजर फंड जो आता है वो कहां से आता है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्स से आता है। और दोस्तों और जब पैसा कम पड़ता है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हेल्प करती है इकोनॉमी को सस्टेन करने में विदाउट रेजिंग टैक्स, ठीक है। और कभी कभी आरबीआई से बोरो भी की जाती है ट्रेजरी बिल के माध्यम से, ये की डेफिसिट फाइनेंसिंग टूल है।
ठीक है, एक सवाल पूछते हैं आपसे, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक बजटरी सोर्स नहीं है फाइनेंसिंग को प्लान करने के लिए? पब्लिक बोरोइंग है, टैक्स लेना है, फॉरेन असिस्टेंट नहीं है, पीएसयू सरप्लस है। तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक बजटरी सोर्स में क्या क्या आता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि बेसिकली हमने आपको क्या क्या पॉइंट बताया, एक बार रिकॉल कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि मेन सोर्स है हमारा डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, इसके की कंपोनेंट होते हैं टैक्सेशन, दूसरा सोर्स होता है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग टूल में हमारा ट्रेजरी बिल आता है, और तीसरा सोर्स होता है हमारा फॉरेन असिस्टेंट। ये तीन मेन सोर्स को याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको फॉरेन असिस्टेंस के बारे में बता दूं। दोस्तों सोच के देखिए, इंडिया का डेवलपमेंट इतना बड़ा है तो पैसा कहां से आता होगा। आज बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सोर्स पे, जो कि है हमारा फॉरेन असिस्टेंट। फॉरेन असिस्टेंट का मतलब कि विदेशी मदद जो इंडिया अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लेती है। सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? सबसे बड़ा प्लेयर का नाम बताऊं आपको मैं तो वर्ल्ड बैंक, याद रखिए। वर्ल्ड बैंक में आईबीआरडी और आईडीए, ये दो वर्ड याद रखिएगा। एक तो आपको मैं बता दूं आईबीआरडी, और दूसरा नाम मैं बताता हूं आईडीए। ठीक है, तो यह हमें लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ना, ये क्या देते हैं हमें? लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, जिसको हम कहाँ का यूटिलाइज करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉवर्टी को कम करने में, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। समझे? तो ये जैसे काम करते हैं इनके माध्यम से। तो दोस्तों यदि हम आईबीआरडी की बात कर लें, तो आईबीआरडी लोन थोड़े नॉन कॉन्सेशनल होते हैं। समझे? आईबीआरडी के जो लोन होते हैं ना, वो नॉन कंसेशनल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और लेकिन कॉमर्शियल लोन से काफी सस्ते होते हैं, एक तरह से अफोर्डेबल ग्लोबल सपोर्ट आपको मिलता है। यहाँ लिखा है ना, नॉन कंसेशनल है लेकिन चीपर होता है कॉमर्शियल लोन से, एक तरह से अफोर्डेबल ग्लोबल सपोर्ट है। और हाँ, इंडिया के जो टॉप एफडीआई मैग्नेट सेक्टर भी कौन कौन से हैं, ये आपको पता। देखिए आप लोगों पे ना एक चार्ट टेबल दिया हुआ है, किस सेक्टर में कितना एफडीआई है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, जैसे मैंने ट्रिक समझाया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज लिंक में लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों टॉप एफडीआई सेक्टर जो भारत में है वो है आईटी एंड हार्डवेयर, सबसे टॉप पे है, फिर सर्विसेज आता है, फिर ऑटोमोबाइल आता है, फिर ट्रेडिंग है, फिर कंस्ट्रक्शन है। ये सब के सब टॉप एफडीआई सेक्टर माने जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अब सिर्फ एड लेने वाला नहीं, एड देने वाला देश बन गया है। समझे? अब ये एक्सटेंड करता है एड को, मतलब कि पहले तो था कि सहायता लेने वाला देश था, अब सहायता देने वाला देश बन गया है। समझे? मतलब कि अपनी नेबरिंग कंट्री को टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प देकर रीजनल पार्टनरशिप मजबूत भी कर रहा है। तो शॉर्ट में याद रखिएगा दोस्तों, फॉरेन असिस्टेंस ने इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी को सपोर्ट किया है, और अब इंडिया खुद एक डोनर नेशन बनकर नए चैप्टर लिख रहा है। तो एग्जाम के लिए दो तीन फैक्ट को याद रखिए। आईबीआरडी और आईडीए मेजर वर्ल्ड बैंक आर्म है इंडियन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के। इंडिया के जो टॉप एफडीआई सेक्टर है वो आईटी, सर्विसेज, ऑटो ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब के सब टॉप एफडीआई सेक्टर है, प्लीज याद रखिए इनको। और इंडिया जो है एड रिसीवर से एड डोनर बन गया है नेबरिंग कंट्री। एक सवाल है कि आईबीआरडी का जो लोन है वो प्राइमरली भारत में यूज किया जाता है किस पर्पज से? ऑप्शन दे रखा है डिफेंस, इंपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी एलिवेशन और ट्रेड प्रमोशन। अभी मैंने आपको बताया आईबीआरडी लोन बेसिकली यूज किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, याद रहेगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हमने क्या क्या की पॉइंट बताया एक बार रिकॉल कीजिए। मेन लेंडर कौन है फॉरेन असिस्टेंस के लिए? आईबीआरडी और आईडीए। लोन का टाइप कैसा होता है? नॉन कंसेशनल होता है लेकिन सस्ता है। एफडीआई के टॉप सेक्टर कौन कौन से हैं? आईटी, सर्विस, ऑटो, ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन। भारत का क्या रोल है? भारत पहले रेसिपिएंट हुआ करता था, अब वो डोनर हो गया है। इसके फोकस एरिया कौन कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरडी, पॉवर्टी एलिवेशन। ये तीन सेक्टर याद रखिएगा फोकस एरिया माने जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरडी और पॉवर्टी को कम करना। समझे बात को? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब हम लोग अपना ध्यान को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की तरफ ले चलते हैं। हम बात करने वाले हैं पीएसएल और एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, एमएसएमई का डेफिनेशन हाल ही में चेंज हुआ है, लेकिन आपकी बुक में अभी भी पुराना वाला ही लिखा हुआ है। तो एग्जाम में आपको पुराना वाला ही लेके चलना है। जब तक आपका आईआईबीएफ का मैकमिलन बुक में नहीं चेंज हो जाए तब तक आप उसको पुराना वाला ही लेंगे। कुछ लोग का कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ले, नया वाला ले कि पुराना वाला ले। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, कि प्लीज आप पुराना वाला ही डेफिनेशन लीजिए जो बुक में दिया हुआ है, क्योंकि आईआईबीएफ बुक को फॉलो करती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम बात करते हैं पीएसएल की। सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात कर ले, मतलब वो लैंडिंग जहां बैंक को अपना पैसा इकोनॉमी के प्रायोरिटी एरिया में देना पड़ता है। समझे? इस लैंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? एक ऐसा लैंडिंग है जहां पे बैंक को क्या करना पड़ता है कि अपना पैसा जो है ना वो प्रायोरिटी एरिया में देना पड़ता है। अब प्रायोरिटी एरिया क्या क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया है कुछ प्रायोरिटी एरिया का, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे देखिए एग्रीकल्चर हो गया, समझे, उसके बाद वीकर सेक्शन हो गया, एमएसएमई हो गया, ये सब प्रायोरिटी एरिया माने जाते हैं। और दोस्तों पीएसएल टारगेट होता है किस पे बेस्ड? दो चीज पे बेस्ड होता है, एएनबीसी या सीओबी, व्हिचएवर इज हायर। एएनबीसी क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। सीओबी क्या होता है? क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। समझे? या जो भी हायर हो उसका परसेंटेज माना जाता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि हमारा डोमेस्टिक बैंक है या फॉरेन बैंक है जिसके 20 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, तो उनका जो पीएसएल टारगेट है वो 40% का है। कितने का टारगेट है? 40% का। अब मान लीजिए फॉरेन बैंक है जिनका 20 से कम ब्रांच है तो उनका भी 40% है, ठीक है। 20 से ज्यादा ब्रांच है तो 40%, 20 से कम ब्रांच है 40%, लेकिन उनमें क्या है कि मैक्सिमम 32% एक्सपोर्ट का होगा और 8% अदर सेक्टर में रहेगा। और आरबी और एसएफबी के लिए देखिए 75% दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तो टारगेट हो गया, 40 और 75 याद रखिएगा। अब सब टारगेट भी है, देखिए सब टारगेट क्या है, देखिए एग्रीकल्चर को 18% दिया गया है, जिसमें से 10% होता है हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। माइक्रो को 7.5% दिया गया है, ठीक है। ये सब में कॉमन है, इसीलिए मैं एक सब टारगेट बोल रहा हूं। एग्रीकल्चर को 18%, माइक्रो को 7.5% यानी 7.5%, वीकर सेक्शन को 12% दिया गया है, समझे। वीकर सेक्शन जो है वो क्या है, 12% है। तो आरआरबी के लिए बस याद रखिएगा कि ये 15% है। बस ये जो जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी के लिए 12% है, बस आरआरबी के लिए 15% है, समझे। तो अब हम लोग चलते हैं एमएसएमई के डेफिनेशन की। आपको यही डेफिनेशन याद रखना है, अभी नया वाला डेफिनेशन मत देखिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली आया है। तो ये क्या कहता है, ये जो डेफिनेशन है ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट में 1, 10, 50 और इसको 5 से गुना कर दीजिए। 1 का 5 गुना कितना होगा? 5 करोड़। 10 का 5 गुना कितना होगा? 50 करोड़। 50 का 5 गुना कितना होगा? 250 करोड़। तो बस आप एक याद रखिए, 1, 10 और 50, ये किसके टर्म में है? इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, समझे। तो 1 से कम हो तो माइक्रो, 1 से 10 के बीच में हो पोर्टल पे, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, राइट। बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एमएसएमई का स्टेटस वैलिड ही नहीं होता, ठीक है। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। पीएसएल टारगेट जो है एएनबीसी या सीओबी पे बेस्ड होता है। एसएफबी और आरआरबी को 75% का पीएसएल टारगेट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्हीं का है। उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और बाकी टारगेट को अभी हमने डिस्कशन किया। एक सवाल कर ले छोटा सा, बताइए पीएसएल टारगेट आरआरबी का कितना है? अभी मैंने बताया 75% है, ठीक है। चलिए, तो पीएसएल बेस का क्या, पीएसएल का बेस क्या है हमारा? एएनबीसी, सीओबी, आरआरबी, एसएफबी को टारगेट 75% की दी गई है। एग्रीकल्चर सब टारगेट है 18% है, एसएमएफ के लिए 10% उसमें से, ठीक है, उसी में से 10% है, अलग नहीं है। फिर एमएसएमई के लिए बेसिकली क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। मैंने 1, 5, 50, 1, 10, 50 का भी बताया था, याद होगा आपको। 5, 10, 50 था एक्चुअली, लेट मी जस्ट सो इट। यहाँ देखिए अभी मैंने बताया था 1, 10, 50, यस 1, 10, 50 का हमारा क्लासिफिकेशन था। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया एमएसएमई का जो पोर्टल है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। चलिए, तो डेफिनेशन की बात कर ले एमएसएमई की। तो दोस्तों देखिए, पहले यह ओल्ड डेफिनेशन जून 2020 से पहले की थी। एमएसएमई को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख से कम, सर्विस के लिए 10 लाख से कम। लेकिन जो नया डेफिनेशन आया है, जो 2020 का आया है, उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट माइक्रो के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, राइट, माइक्रो सेक्टर, मीडियम सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, सबके लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों क्राइटेरिया लगेगा और दोनों सेक्टर के लिए एक ही स्केल होगा। तो माइक्रो के लिए बताया आपको 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। और फिर उसके बाद सब एमएसएमई को अब रजिस्टर करना होगा उद्यम पोर्टल पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई स्टेटस वैलिड नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। तो दोस्तों मेक इन इंडिया मिशन की बात करें तो कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में, राइट। और इसका एम था भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब बनाना। क्या बनाना? भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब बनाना। इस मिशन के 4 पिलर थे, ठीक है। 4 पिलर कौन कौन से थे? नए प्रोसेस, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सेक्टर, नया माइंडसेट। दिस वेयर द 4 पिलर्स, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर और माइंडसेट, ठीक है। दोस्तों ये कैंपेन इंकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। ये जो हमारा एमएसएमई का जो कैंपेन है ना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये हमें इंकरेज करता है। किसे इंकरेज करता है? एंटरप्रेन्योरशिप को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अगले लेवल तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ओल्ड एमएसएमई डेफिनेशन पूरा केवल इन्वेस्टमेंट बेस्ड हुआ करते थे। नए डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों है। मेक इन इंडिया का 4 पिलर मैंने आपको बताया। 4 पिलर का नाम भी याद रख लेंगे आप, पूछा जाता है, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर और माइंडसेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी 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 आपको एक सवाल पूछते हैं, बताइएगा कि अगर हमारा जो नया एमएसएमई डेफिनेशन है उसके अनुसार माइक्रो एंटरप्राइज का टर्नओवर का लिमिट क्या है? तो बताया था आपको 5 करोड़ लिमिट है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1, 10, 50 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 50 इंटू 5 यानी कि 250। मतलब ये 1, 10, 50 है हमारा किस टर्म में? ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये क्या है हमारा? ये हमारा है टर्नओवर में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये हमारा 1, 10, 50 इन्वेस्टमेंट में है और 5, 50 और 250 जो है करोड़ में, ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट, ये टर्नओवर बेसिस पे है। तो बस ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। मेक इन इंडिया के 4 प्रोसेस हैं, 4 पिलर्स हैं, प्रोसेस, इंफ्रा, सेक्टर और माइंडसेट। 2-3 बार पीडीएफ देखेंगे तो याद हो जाएगा आपके दिमाग में।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन एमएसएमई सपोर्ट स्कीम के बारे में जिन्होंने इंडिया के स्मॉल बिजनेस सेक्टर को बैकबोन दिया है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ECLGS, फिर उसके बाद CGTMSE, ISEC, स्टैंड अप इंडिया। तो कोविड के टाइम लॉन्च हुई थी ECLGS स्कीम, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। क्या नाम है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कब लॉन्च हुई थी? ऑब्वियसली कोविड के टाइम लॉन्च हुई थी, और जिसमें दोस्तों 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री क्रेडिट दिया गया था। कितना दिया गया था दोस्तों? 3 लाख करोड़ कोलेटरल का फ्री क्रेडिट दिया गया था। नियरली 45 लाख एमएसएमई को दिया गया था ताकि वो अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर सके और लायबिलिटी को क्लियर कर सके, राइट। दो चीज देखिए लिखा है, रीस्टार्ट द बिजनेस एंड ऑपरेशनल लायबिलिटी, मीट द ऑपरेशनल लायबिलिटी। तो फिर से मैं बता दूं दोस्तों, नाम है स्कीम का ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कब लॉन्च हुआ था? तो कोविड-19 के दौरान लॉन्च हुआ था। 3 लाख का कोलेटरल फ्री क्रेडिट दिया गया था, 45 लाख एमएसएमई को दिया गया था ऑपरेशनल लायबिलिटी को मीट करने के लिए और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। और दोस्तों दूसरा जो स्कीम का नाम है वो है CGTMSE स्कीम, फुल फॉर्म याद रखिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। यह स्कीम देता है कोलेटरल फ्री लोन 1 करोड़ तक का। कोलेटरल फ्री लोन देता है कहां तक का? 1 करोड़ तक का देता है दोस्तों। किसके माध्यम से? तो MSME मिनिस्ट्री के माध्यम से और सिडबी के माध्यम से। तो MSME मिनिस्ट्री और सिडबी मिलकर जो है 1 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन देते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, कोई थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें, और बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी का होता है, और इसके लिए नए एंटरप्रेन्योर के इजी फाइनेंसिंग मिलती है, ठीक है। तो जो नए एंटरप्रेन्योर है ना, इससे नए एंटरप्रेन्योर को क्या मिलती है? आसानी से फाइनेंसिंग मिलती है उनको जिनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। मान लीजिए कुछ नए एंटरप्रेन्योर जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनको आसानी से फाइनेंसिंग मिलता है। तो CGTMSE याद रखिएगा, कोलेटरल फ्री लोन है 1 करोड़ तक का, MSME मिनिस्ट्री और सिडबी मिलकर देते हैं, कोई थर्ड पार्टी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट फ्लो का बूस्ट मिलता है, ठीक है। MSME को पैंडेमिक रिकवरी के दौरान सपोर्ट करता है ये। फिर एक हमारा आता है ISEC, यानी इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो यह स्कीम देता है कोलेटरल फ्री लोन अप टू 1 करोड़। ये तो CGTMSE के बारे में बताया आपको। कोलेटरल फ्री लोन 1 करोड़ तक का, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और सिडबी मिलकर ये लोन देते हैं, कोई थर्ड पार्टी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, याद रखिएगा। ISEC क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। यह खासकर खादी इंस्टीट्यूशन के लिए है, यह उन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए आसानी से बैंक बोरोइंग में हेल्प करता है। तो देखिए लिखा गया है खादी इंडस्ट्री के लिए है, बैंक मतलब जो हमारे उनको कैसे हेल्प करता है दोस्तों? उनको वर्किंग कैपिटल के लिए आसानी बैंक बोरोइंग में हेल्प करता है, ठीक है। और लास्टली हमारे पास है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है? यह स्कीम टारगेट करती है वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर, लिखा गया है साफ साफ, जिन्हें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिला है फॉर न्यू बिजनेस, जिसको ग्रीनफील्ड बिजनेस बोलते हैं। तो लोन का रेंज आप देख सकते हैं 10 लाख से 1 करोड़ का। स्टैंड अप इंडिया स्कीम नाम याद रखिएगा, वुमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए स्कीम है, और लोन का रेंज है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, राइट। नए ग्रीनफील्ड बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है। तो शॉर्ट में याद रखिए दोस्तों, ECLGS जो है उसने कोविड में रिलीफ दिया था MSME को, 3 लाख करोड़ का आपका ये बिना किसी कोलेटरल का स्कीम था। उसके बाद CGTMSE याद रखिएगा, कोलेटरल फ्री गारंटी लोन देता है 1 करोड़ तक का। स्टैंड अप इंडिया याद रखिएगा, ठीक है। CGTMSE ने ट्रस्ट बनाया, ECLGS ने कोविड में रिलीफ दिया, CGTMSE ने ट्रस्ट बनाया, और ISEC ने खादी को सपोर्ट किया है दोस्तों। और स्टैंड अप इंडिया ने इंक्लूजन को स्ट्रेंथन दी, वुमेन और ST/SC एंटरप्रेन्योर पे फोकस्ड है। याद रहेगा ना दोस्तों? फिर से अभी हम 2-3 बार रिपीट करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। बताइए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है? अभी मैंने बताया मैक्सिमम लोन अमाउंट है 1 करोड़ तक का, 10 लाख से 1 करोड़, वुमेन SC/ST एंटरप्रेन्योर, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, कंसेशनल रेट पे। ये सब कीवर्ड आपको हाईलाइटेड मिलते हैं इस PDF में। दोस्तों याद रखिएगा, ECLGS कोविड MSME रिलीफ प्रोवाइड किया, CGTMSE कोलेटरल फ्री लोन देता है 1 करोड़ तक का, ये भी याद रखिएगा 1 करोड़। ISEC खादी फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और स्टैंड अप इंडिया 10 लाख से 1 करोड़ तक का वुमेन SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर को आपको बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है स्टैंड अप इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लोन का जो रेंज है 10 लाख से 1 करोड़ मैक्सिमम। तो 1 करोड़ 2 जगह आया है, इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे MSME स्कीम की जो क्वाइटली स्मॉल बिजनेस का के ग्रोथ इंजन बन चुकी है, राइट। सबसे पहला बात आता है हमारा उद्यमी मित्र पोर्टल। क्या नाम है इसका? उद्यमी मित्र पोर्टल। क्या है दोस्तों? यह सिडबी का इनिशिएटिव है जो MSME को क्रेडिट एक्सेस और हैंड होल्डिंग दोनों प्रोवाइड करता है। किसका इनिशिएटिव है? सिडबी का इनिशिएटिव है। क्या प्रोवाइड करता है? क्रेडिट एक्सेस और हैंड होल्डिंग सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? MSME को प्रोवाइड करता है। किसका इनिशिएटिव है? सिडबी का इनिशिएटिव है। क्या नाम है? उद्यमी मित्र पोर्टल नाम है, समझे। और फिर आता है हमारा MSME संबंध,
ये क्या होता है, ये ट्रैक करता है सीपीएसई। सीपीएसई क्या होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एमएसएमई से कितना पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रहा है, ये ट्रैक करता है कि सीपीएसई जो है एमएसएमई से कितना पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ती है, किसके माध्यम से, एमएसएमई संबंध के माध्यम से। तो एक तो मैंने आपको बताया, नाम थोड़ा सुन लीजिए। एक आपको मैंने बताया उद्यमी मित्र पोर्टल। उद्यमी मित्र पोर्टल क्या है कि सिडबी का इनिशिएटिव है जो एमएसएमई को क्रेडिट एक्सेस और हैंड होल्डिंग दोनों प्रोवाइड करता है। एमएसएमई संबंध बताया आपको कि ट्रैक करता है कि सीपीएसई एमएसएमई से कितना पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रही है। उसके बाद आता है हमारा एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल। ये क्या होता है, यह एक पावरफुल टूल है जहां एंटरप्रेन्योर अपने डिलेड पेमेंट रजिस्टर कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगेंस्ट पीएसयू। तो जो डिलेड पेमेंट केस है वो रजिस्टर कर सकते हैं अगेंस्ट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सीपीएसई और स्टेट। तो एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल होता है जहां पे एंटरप्रेन्योर अपने डिलेड पेमेंट रजिस्टर कर सकते हैं। फिर एक होता है हमारा डिजिटल एमएसएमई स्कीम। डिजिटल एमएसएमई स्कीम क्या होता है दोस्तों, एक पावरफुल टूल होता है, राइट। देखिए डिजिटल एमएसएमई स्कीम, यह स्कीम है एमएसएमई को क्लाउड कंप्यूटिंग और शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग और शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई को प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग और शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ताकि उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो बिना ह्यूज कॉस्ट के। मेन पर्पस क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो बिना ह्यूज कॉस्ट के। फिर एक होता है हमारा पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। यह क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जो नए एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस शुरू करने में हेल्प करती है। तो जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनको अपना बिजनेस शुरू करने में पीएमईजीपी हेल्प करती है। फिर एक आता है हमारा स्फूर्ति और एस्पायर। ये क्रिएटिव और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लिए होता है। ये क्लस्टर और इनोवेशन प्रमोट करते हैं। क्या प्रमोट करते हैं, क्लस्टर प्रमोट करेंगे और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लस कुछ स्कीम और भी है जैसे एनएमसीपी हो गया, एमएससी सीडीपी हो गया, सीएलसीएसएस हो गया, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ठीक है। ये सभी एमएसएमई को टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी, मार्केट एक्सेस में compete करने के लिए इंपावर करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ स्कीम के नाम बताए, तो शॉर्ट में याद रखिएगा यह स्कीम मिलकर एमएसएमई को डिजिटल, कॉम्पिटिटिव और सेल्फ रिलायंट बनाता है। याद रखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। उद्यमी मित्र दिखे तो क्रेडिट और हैंड होल्डिंग फॉर एमएसएमई, ठीक है। स्फूर्ति और एस्पायर दिखे क्लस्टर, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। सीएलसीएसएस दिखे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट, ठीक है। फुल फॉर्म भी यहां देखिए, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम नाम लिखा हुआ है। स्फूर्ति, एस्पायर, क्लस्टर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन। पीएमईजीपी जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी देते हैं नए एंटरप्राइज को। एमएसएमई, डिजिटल एमएसएमई नाम से ही क्लियर है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। डिलेड पेमेंट पोर्टल है, संबंध जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमई बाय सीपीएसई, ठीक है। उद्यमी मित्र सिडबी का इनिशिएटिव है, क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करता है। बस ये सब वर्ड को याद रखना है। एक सवाल कर लें, कौन सा एमएसएमई क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करता है, पीएमईजीपी नहीं। पीएमईजीपी तो नए एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है, स्फूर्ति भी नहीं होगा। हाँ, डिजिटल एमएसएमई स्कीम का सही जवाब है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हेल्प करता है। तो कीवर्ड पकड़िए, क्रेडिट एक्सेस उद्यमी पोर्टल, प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग एमएसएमई संबंध, डिलेड पेमेंट एमएसएमई पोर्टल, क्रेडिट एक्सेस उद्यमी पोर्टल। एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग एमएसएमई संबंध, देखिए बुक में ऐसे नहीं दिया रहता है, बुक में तो लाइन बाय लाइन दिया रहता है, आपको उससे नोट्स बनाना होता है। काहे का टाइम लगाइएगा दोस्तों, आपके लिए तो मैंने पहले से तैयार रखा है नोट्स, और इसको देख लीजिए 2-3 बार, एकदम याद हो जाएगा। टेक अपग्रेडेशन, सीएलसीएसएस, इनोवेशन एंड क्लस्टर, स्फूर्ति, एस्पायर, याद रहेगा। फिर से रिकॉल कीजिए। क्रेडिट एक्सेस बताया दोस्तों, क्रेडिट एक्सेस कौन प्रोवाइड करता है, उद्यमी मित्र देगा। प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग कौन करेगा, संबंध वाला करेगा। डिलेड पेमेंट एमएसएमई पोर्टल, इनोवेशन क्लस्टर इसके लिए स्फूर्ति है और एस्पायर है। टेक अपग्रेडेशन के लिए सीएलसीएसएस है। ये कीवर्ड पकड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, समझे। मजा आएगा इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने में दोस्तों। अब हम बात करने का, हम समझेंगे एक ऐसी टॉपिक को जो हर देश के प्रोग्रेस का बैकबोन है, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो सिस्टम है जो कि क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गुड्स, रॉ मटेरियल्स और दोस्तों सर्विसेज। 3 चीज याद रखिएगा, जो गुड्स, रॉ मटेरियल और सर्विसेज को मूव करने में हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करती है, राइट। तो गुड्स, देखिए गुड्स, रॉ मटेरियल और सर्विसेज को हेल्प मूव करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट, ब्रिजेज, रेलवे, वाटर, पावर, टेलीकॉम, इरिगेशन, ये सब के सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल है। सब के सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं दोस्तों। यही नहीं, ये बनाते हैं सोशल एसेट भी बनाते हैं, समझे। ये तो एग्जांपल आपको बताया ही बताया। इसके अलावा दोस्तों कुछ सोशल एसेट भी बनाते हैं, जैसे कि नाम सुने होंगे आपने, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह की होती है, पिछली बार पूछा गया था। एक होता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, पावर हो गया। एक होता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया,
समझे? सिंप्लीफाई करें तो फिजिकल और सोशल दोनों मिलकर देश का डेवलपमेंट बेस बनाते हैं, ठीक है ना। फिजिकल और सोशल मिलकर देश का डेवलपमेंट बेस बनाते हैं। हार्ड मतलब कि रोड, पोर्ट्स, पावर। सॉफ्ट मतलब कि फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो सोशल एसेट बनाने का काम करता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन की ओर। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों, इसमें आते हैं पोस्टल, मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, राइट। ये डिजिटल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को एक्सेलरेट करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने कि डिजिटल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव के नाम दे रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एफडीआई इन टेलीकॉम, एफडीआई का जो कैप रखा है टेलीकॉम में, वो कहा है कि 100% अलाउड है। पहले 74% था, इसको बढ़ाकर 100% कर दिया है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फुल ओपन फील्ड है। फिर आता है हमारा पीएलआई स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम। तो ये क्या होता है, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये पीएलआई स्कीम आया है, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर एक होता है हमारा तरंग संचार पोर्टल। ये क्या होता है दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए मोबाइल टावर ईएमएफ डेटा पब्लिक करता है, ठीक है। तो मोबाइल टावर का जो ईएमएफ इमिशन है उस पर ट्रांसपेरेंसी आता है तरंग संचार से। फिर एक होता है हमारा एनओएफएन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, समझे। ये क्या है दोस्तों, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसे 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस के लिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों शॉर्ट में बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है बेस। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस बेस को कनेक्ट करता है डिजिटल स्पीड से। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन तैयार करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार करता है और उसको कनेक्ट करने का काम करता है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कुछ की पॉइंट्स को पकड़ लीजिए कि एफडीआई टेलीकॉम में 100% अलाउड है। एनओएफएन दोस्तों 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करती है। और पीएलआई स्कीम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करती है। एक सवाल कर ले, कौन सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेगी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को? तरंग संचार नहीं, भारत नेट नहीं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सही, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने अभी क्या क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 टाइप बताए, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, समझे। तो हार्ड का मतलब होता है रोड, ब्रिजेस, पावर, और सॉफ्ट का मतलब होता है एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। 2 तरह के होते हैं। एफडीआई एंड टेलीकॉम देख लीजिए। ईएमएफ इंफॉर्मेशन पोर्टल किसके अंदर आता है, तो ये आता है तरंग संचार में। रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी किसके द्वारा इंप्रूव होगा, एनओएफएन के द्वारा इंप्रूव होगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कहां से मिलेगा, तो पीएलआई स्कीम से बूस्ट मिलेगा। याद रहेगा दोस्तों इतना चीज, बिल्कुल याद रहेगा जी, सिंपल भाषा में समझाया जा रहा है आपको। तो यदि आपको शॉर्ट और स्मार्ट इकोनॉमिक इंसाइट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग इंडिया के कुछ ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जो देश के ग्रोथ के फाउंडेशन बन रहे हैं। पहला माइलस्टोन याद करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दूसरा माइलस्टोन है दिल्ली मेट्रो, और तीसरा है हमारा एयरपोर्ट पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, समझे। इन्होंने इंडिया की कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। यही ग्राउंड वर्क बने हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि आपके नए प्रोजेक्ट का नाम है भारतमाला, फिर हाई स्पीड रेल, मेट्रो एक्सपेंशन, ठीक है। एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं सीपीसीबी रिपोर्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट 2021 है। इसके मुताबिक दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी सिर्फ 27.3% है, और सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो कितना है 18.6%। देखिए वाटर ट्रीटमेंट कितना है 27.3%, सीवेज ट्रीटमेंट कितना है 18.6%, जिससे पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट कहता है दोस्तों, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितना है, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितना है, पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये रिपोर्ट से पता चल रहा है। दोस्तों एक परियोजना का नाम बताते हैं जिसका नाम है भारतमाला परियोजना। दोस्तों भारत का जो बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, ये सबसे बिगेस्ट है, ये $100 बिलियन से ऊपर का है, ठीक है। इसका मेन एम है हाईवे और रोडवे कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करना। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये सब याद रखिएगा, भारतमाला में क्या है तो ध्यान दीजिएगा, रोड और हाईवे कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करने का ये प्रोग्राम है, समझे, ये याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मतलब क्या होता है कि यह बन रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, ठीक है ना। तो जो हमारा सिटीज है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, जहां से जॉब और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को पुश मिलता है। फिर आता है गति शक्ति। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है जो 16 मिनिस्ट्री को इंटीग्रेट करता है सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे लिखा है इन्होंने सीमलेस ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के लिए 16 मिनिस्ट्री को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक साथ एक सिस्टम में, समझे। आपको पता होगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं। फिर हमारा हिल एरिया के लिए बना है पर्वतमाला यानी रोपवे डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, ठीक है। इस पर रोपवे प्रोजेक्ट
इसमें 2022-23 के लिए 8 रोपवे प्लान किए गए थे। तो शॉर्ट में बोले, ये सारे प्रोजेक्ट मिलकर भारत को बना रहे हैं फास्टर, क्लीनर और बेटर कनेक्टेड। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए फैक्ट याद रखिए, भारतमाला 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, रोड डेवलपमेंट फोकस है इसका। गति शक्ति 16 मिनिस्ट्री को इंटीग्रेट करेगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, और सीवेज ट्रीटमेंट केवल 18.6% है। मेजर पॉल्यूशन चैलेंज है हमारे लिए। तो गति शक्ति इनिशिएटिव का एम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना, रूरल बैंकिंग डेवलप करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करना और एफडीआई को बूस्ट करना डिफेंस में। अभी मैंने बताया गति शक्ति दोस्तों, इसका मेन एम है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए दोस्तों, कीवर्ड को पकड़िए, भारतमाला, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, गति शक्ति, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्यूचरिस्टिक सिटी। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, यदि इस वीडियो को आप अंतिम तक देखते हैं, सेशन को अंतिम तक देखते हैं, 50 मार्क्स तो मैं गारंटेड आपको देता हूं। यदि दोस्तों इस तरह से आप पढ़ते हैं तो कंसेप्ट कीवर्ड समझे। सीबीसीबी रिपोर्ट क्या कहता है कि सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा गैप है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट किस लिए है जी? रोपवे डेवलपमेंट के लिए है। आइए थोड़ा ईएसजी की बात कर लेते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे एक मॉडर्न कंसेप्ट की जो बिजनेस और एथिक्स दोनों को बैलेंस करता है। नाम है इसका ईएसजी, फुल फॉर्म है इसका इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। फुल फॉर्म याद रहेगा ना जी, इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। सिंपल वर्ड में बोले, ईएसजी एक मॉडर्न वर्जन है सीएसआर का। लिखा है ना, मॉडर्न डायमेंशन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यह सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं बल्कि प्लैनेट और पीपल पे भी ध्यान देता है। समझे कि किस पे फोकस करता है? प्लैनेट, पीपल पे भी ध्यान देता है। ठीक है, इन्वेस्टर यूज इट टू पिक कंपनी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। मतलब कि इन्वेस्टर ईएसजी को यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट को स्क्रीन करने के लिए, कंपनी को चूज करते हैं ताकि जो कंपनी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और जिनका गवर्नेंस स्ट्रांग है। समझे, तो ये कौन यूज करते हैं? इन्वेस्टर यूज करते हैं ईएसजी को। वो कंपनी चूज करते हैं जिनका बेसिकली जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है और जिनका गवर्नेंस स्ट्रांग है। बैंकिंग सेक्टर भी ईएसजी को सीरियसली ले रहा है। अब बैंक डिस्क्लोज करते हैं अपनी डाइवर्सिटी डेटा, डिस्क्लोज करते हैं, ह्यूमन राइट पॉलिसी डिस्क्लोज करते हैं, एलजीबीटी इक्वालिटी स्टेप को डिस्क्लोज करते हैं ताकि गवर्नेंस हो ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर इंटरेस्ट सेफ रहे। लेकिन एक मेजर चैलेंज है हमारा हेल्थ केयर डिस्पैरिटी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कैसे चैलेंज है जी? देखिए, इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी हर रीजन में इक्वल नहीं है। समझे, इंडिया में दोस्तों हेल्थ फैसिलिटी हर रीजन में इक्वल नहीं है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन। समझे, और दोस्तों 2021-22 में लॉन्च हुआ था और 64,180 करोड़ का आउटले था। समझे, और दोस्तों ये हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, प्राइमरी से लेकर टर्सरी केयर तक नई डिजीज को टैकल करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो शॉर्ट में बोले दोस्तों, ईएसजी जो है वो हमारी सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है। एथिकल इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करता है, बैंक डाइवर्सिटी प्रमोट करती है, इक्वालिटी डिस्क्लोज करेगी। आयुष्मान भारत इंफ्रामिशन जो है 64,180 करोड़ का स्कीम है 5 साल के लिए। इस सवाल है ईएसजी का फुल फॉर्म बता दीजिए। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या क्या पॉइंट बताया एक बार रिकॉल कर लीजिए। ईएसजी के बारे में याद रखिए, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, सीएसआर, एथिकल बिजनेस। बैंकिंग ईएसजी दो पे फोकस करती है, डाइवर्सिटी पे और इक्वालिटी पे। हेल्थ इंफॉर्मेशन का कितना है टारगेट वो देख लीजिए। हेल्थ केयर से क्या फायदा होता है? हमारा कैपेसिटी बिल्ड होता है। चलिए अच्छी बात है, ये सब समझ में आ रही है आपको। अब दोस्तों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के ग्रोथ का बैकबोन होता है। ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जी, ये किसी भी कंट्री का बैकबोन माना जाता है। समझे, कंट्री का नहीं, कंट्री के ग्रोथ का बैकबोन होता है। समझे, क्योंकि जब सिटीजन हेल्दी होंगे ना, बात हो गई। अब देखिए हेल्थ सिस्टम के 5 कोर पिलर होते हैं। क्या क्या 5 कोर पिलर है एक बार देखिए। स्किल्ड लेबर, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है नर्सेस, डिजिटल इंफॉर्मेशन, पब्लिक हेल्थ इंजन, रिसोर्सेज और रिसर्च। ये 5 कोर पिलर है। स्किल्ड लेबर, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक। देखिए आपके बुक में जितना वर्डिंग लिया गया है ना, उससे चुन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप की पॉइंट पे फोकस करें, फालतू का चीज ना पढ़ें, क्योंकि समय तो कम है ना जी, आपके पास समय कम है और पढ़ना है अच्छा सा पॉइंट, नंबर लाना है। तो कैसे लाएगा नंबर? जब मेन पॉइंट पढ़ेंगे तभी तो नंबर आएगा, उस पर एमसीक्यू पे फोकस करेंगे तभी तो नंबर आएगा। यही तो मेन पर्पस है हमारा कैप्सूल कोर्स का। तो 5 कोर एरिया याद रखिएगा। स्किल डॉक्टर हो, नर्सेज हो, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज हो, रिसोर्सेज हो, रिसर्च हो, राइट। लेकिन दोस्तों चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि फंडिंग काफी पुअर है जी, फैसिलिटी काफी वीक है, स्किल्ड स्टाफ नहीं अवेलेबल है, लॉजिस्टिक बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। समझे, तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सरकार ने क्या लॉन्च किया था? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इसको कहा जाता है पीएम अभीम, ठीक है, जिसका मेन एम है प्राइमरी से लेकर टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम तक स्ट्रेंथन करना और न्यू डिजीज से फाइट करने के लिए मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाना।
अब दोस्तों दूसरा एक और मिशन है जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एवीडीएम। तो दोस्तों ये क्या है कि यह पूरी हेल्थ डेटा सिस्टम को इंटीग्रेट करता है डिजिटली, ताकि हर सिटीजन के हेल्थ रिकॉर्ड कनेक्टेड हो, समझे, और आसानी से एक्सेसिबल हो। देखिए दोस्तों, बजट जो हुआ था हमारा, बजट जो आया था 2021-22 का, ठीक है, तो ये दोनों स्कीम का कंबाइंड बजट था हमारा 64,180 करोड़ 5 साल के लिए। 2005 के बाद से सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान था। तो शॉर्ट में बोले, पीएम अभीम जो है वो फिजिकल हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, इसको फिजिकल हेल्थ सिस्टम को, और जो एबीडीएम है वो डिजिटल बैकबोन प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर में, समझे। दोनों मिलकर बना रहे हैं हेल्दी इंडिया, डिजिटल इंडिया। एक हेल्दी इंडिया बना रहा है, एक डिजिटल इंडिया बना रहा है, इसलिए नाम है डिजिटल इंडिया, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, समझे, याद रहेगा ना। तो दोस्तों क्वेश्चन कर लें, कौन सा मिशन है, सवाल ये कर रहा है कि बताइए आप उस मिशन का नाम जो कि इंडिया के डिजिटल हेल्थ सिस्टम को क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है पीएम अभीम, नेशनल हेल्थ मिशन, एवीडीएम, स्वस्थ भारत अभियान। एवीडीएम होगा इसका आंसर, ठीक है। तो की पॉइंट्स को पकड़ लिए, की पॉइंट्स को याद कर लीजिए दोस्तों। क्या क्या की पॉइंट्स अभी आपको बताया, तो पहले बताया आपको, देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 एरियाज होते हैं। पीएम अभीम जो है हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, एवीडीएम डिजिटल हेल्थ बैकबोन है, आउटले देख सकते हैं, और मेन चैलेंज है फैसिलिटी पुअर होना, रिसोर्सेज कम होना। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग ग्लोबल ट्रेंड के बारे में, डी ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म। देखिए दोस्तों, पहले समझते हैं डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सिंपल वर्ड में बोले, जब कंट्री ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन से पीछे हटने लगती है, समझे, मतलब वो चाहती है कि ग्लोबल ट्रेड ना हो, इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन ना हो, पीछे हटने लगती है, यानी ग्लोबलाइजेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। इसका 3 कारण है। पहला कारण है इकोनॉमी में क्राइसिस होना, दूसरा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन, और तीसरा कारण है नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी, समझे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, और दोस्तों तीसरा कारण क्या बताया आपको, इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिसी, ये 3 कारण है। अब देखिए प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो यह एक गवर्नमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसमें इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके, ठीक है। ये किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इंपोर्ट पे। क्यों लगाती है, ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड कर सके, बचा सके। बोलते हैं कि इंपोर्ट नहीं करने देंगे, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बताना चाहते हैं। इसके 3 टूल याद रखिएगा। एक तो टैरिफ लगा देना, ठीक है, टैरिफ से क्या होता है, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देना, इंपोर्ट कोटा लगा देना, जैसे माल की लिमिट कर देना। और नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि ट्रेड कम होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, सब्सिडीज बढ़ती है, और जॉब इंडस्ट्री के बीच शिफ्ट होती है, ठीक है। ट्रेड कम होगी, प्राइसेस बढ़ेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ेगी, जॉब इंडस्ट्री के बीच में शिफ्ट होगा। दोस्तों डब्ल्यूटीओ एक इंपॉर्टेंट बात है, डब्ल्यूटीओ कुछ स्पेशल सिचुएशन में लिमिटेड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अलाउ करता है, जैसे ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो दोस्तों एग्जाम के लिए याद रखेंगे, डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्लोबल टाइज, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, इंटर कंट्री इंडिपेंडेंस को हटाता है। प्रोटेक्शनिज्म के 3 फॉर्म याद रखेंगे, टैरिफ, कोटा एंड नॉन टैरिफ बैरियर। अब डब्ल्यूटीओ क्या करता है दोस्तों, डब्ल्यूटीओ परमिट करता है टेम्पोररी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को, समझे। तो दोस्तों एक सवाल है, इनमें से कौन सा प्रोटेक्शन का फॉर्म नहीं है, टैरिफ है, इंपोर्ट कोटा है, नॉन टैरिफ बैरियर है, लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं है। समझ में आया दोस्तों, तो याद रखिएगा लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो हमने क्या बताया आपको, डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताया कि ग्लोबल इंटीग्रिटी को कम करना, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब बताया कि ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी। 3 मेन टूल है, टैरिफ, कोटा और बैरियर, याद रखेंगे आप। डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, लिमिटेड प्रोटेक्शन को अलाउ करना। इससे इंपैक्ट क्या होता है, ट्रेड घटता है। देखिए यदि हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाएंगे ना तो हमारा ट्रेड घटेगा और प्राइजेस बढ़ेगा, सब्सिडी बढ़ेगी। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए थे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं। दोस्तों 1991 एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि उस टाइम देश गुजर रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। देश गुजर रहा था बीओपी क्राइसिस से, फॉरेन रिजर्व इतने कम थे कि सिर्फ कुछ दिन का इंपोर्ट कवर बचा था, समझे, फॉरेन रिजर्व इतने कम हो गए थे। तब शुरू हुई इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सर्जरी, इसका नाम है एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर लिबरलाइजेशन ने ट्रेड और इंडस्ट्री के रूल को रिलैक्स किया, लाइसेंस राज को खत्म किया और फॉरेन ट्रेड को फ्री फ्लो किया। प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया, सरकारी कंट्रोल से प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्पेस दी, कंपटीशन और एफिशिएंसी दोनों बढ़े, एफडीआई अट्रैक्ट हुई। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी को दुनिया से इंटीग्रेट कर दिया, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज के इनफ्लो से ग्रोथ की डोर खुलने लगी। तो दोस्तों इन रिफॉर्म का गोल था इंडिया को एक ओपन मार्केट इकोनॉमी बनाना, जहां पे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, ये मेन गोल थे।
ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ट्रिगर हुआ था। फिर लिबरलाइजेशन, इसके ट्रेड बैरियर कम हुआ, लाइसेंस राज खत्म हुआ, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से एफडीआई इनफ्लो बढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा। पूछेगा कि 1991 रिफॉर्म को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, ये पॉपुलर नेम है। लिबरलाइजेशन से ट्रेड रूल रिलैक्स होता है, प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है, ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड को इंटीग्रेशन मिलती है, ये तो फायदा है। और ट्रिगर पॉइंट था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, याद रहेगा ना जी। आप देखिए, हर एक साल आने वाला सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। नरसिम्हन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हम बात करते हैं उस रिफॉर्म की जिन्होंने इंडियन बैंकिंग को मॉडर्न शेप दिया, उसका नाम है नरसिम्हन कमेटी 1 और 2, दोनों पूछा जाता है। पहले 1 की बात करते हैं, कब आया था जी? 1992 में आया था, ठीक है। किस किस कमेटी ने दिया था? तो एम नरसिम्हन ने दिया था। तो जिस कमेटी जिसे कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, चेयर बाय एम नरसिम्हन। तो पर्पस था कि बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। इसके की पॉइंट्स को समझ लीजिए, की रिफॉर्म क्या क्या था। इन्होंने कहा कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म को इंट्रोड्यूस करो, जिससे बैंक के पास एनफ कुशन हो रिस्क को हैंडल करने के लिए। इन्होंने कहा कि सीआरआर एसएलआर को कम करो ताकि बैंक ज्यादा लैंडिंग कर सके। इन्होंने कहा कि लैंडिंग रेट को डीरेगुलेट करो, यानी कि मार्केट बेस्ड कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। इन्होंने कहा कि डीआरटी बनाओ, यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाओ एनपीए रिकवरी के लिए। और मेन हाईलाइट था न्यू प्राइवेट बैंक की एंट्री अलाउ की गई, ये सबसे बड़ी बात थी, ठीक है। और दोस्तों फिर आई हमारी नरसिम्हन कमेटी 2, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी 2 आई 1998 में। तो दोस्तों जिसने पहले रिफॉर्म को रिव्यू करके नेक्स्ट पेज प्रपोज किया था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, समझे। तो मेन फोकस क्या था सेकेंड रिफॉर्म का? प्रूडेंशियल नॉर्म्स, बेटर डिस्क्लोजर, यहां देखिए बेटर डिस्क्लोजर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स और कैपिटल एडिक्वेसी को स्ट्रेंथन करना, और एज पर द बेसल स्टैंडर्ड। तो इन दोनों कमिटी ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को सेफ, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली अलाइन बनाने का डायरेक्शन दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट आया था 1992 में। ये मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म का बेस बना था, डीआरटी सेटअप किया गया। नरसिम्हन कमेटी 2 का फोकस था ग्लोबल स्टैंडर्ड और प्रूडेंशियल नॉर्म पे, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नरसिम्हन कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को किसने हेड किया था? तो आंसर है एम नरसिम्हन, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ लीजिए, नरसिम्हन कमेटी 1 जो है किस पे फोकस था? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक। नरसिम्हन कमेटी 2 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, सीआरआर एसएलआर को कम किया गया, डीआरटी को लाया गया एनपीए रिकवरी के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी एज पर द बेसल नॉर्म अलाइन किया गया, समझे। ये सब चीज को ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द ईयर इंडिया 1991। तो दोस्तों 1991 एक ऐसा साल था जब इंडिया की इकोनॉमी लिटरली एज पे थी। 1980 के दौरान पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, सरकारी कंट्रोल, इनएफिशिएंट पीएसयू ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। फिर आया 1990 का डबल शॉक, ठीक है। क्या आया? कुवैत का इन्वेजन, ठीक है ना। डबल शॉक का मतलब कि कुवैत का इन्वेजन हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई। कुवैत के इन्वेजन से ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट हो गया, समझे। और साथ ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने सिस्टम को और टाइट कर दी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने लगे। देखिए ना, कितना डाटा भी दिया हुआ है, 5.1 से बढ़कर 8.4% पे पहुंच गया था। गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ गई थी, डेब्ट का बोझ बढ़ गया था। साथ ही हुआ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस, समझे। सीएडी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1.35 से लेके 3.6 में पहुंच गया। फॉरेक्स रिजर्व गिर के मात्र रह गया था $1.2 बिलियन, मतलब बस 2 वीक का इंपोर्ट कवर था। और ऊपर से इन्फ्लेशन भी 11.5% तक पहुंच गया था, देखिए लिखा गया है। पूछा जाता है किस किस कारण से एलपीजी लाया गया, तो देखिए फिजिकल डेफिसिट का बढ़ना, बीओपी क्राइसिस का आना, इन्फ्लेशन का आना, देखिए ये सब पूछा जाएगा, समझे। इन्फ्लेशन भी बढ़ गया डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण। तो इसी इकोनॉमिक मेल्ट डाउन के बाद सरकार ने स्टार्ट किया मॉडर्न इंडिया का टर्न अराउंड प्लान, इसका नाम है एलपीजी, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रखिएगा कि 1991 क्राइसिस के कारण ही यही ट्रिगर था इकोनॉमिक रिफॉर्म का। फॉरेक्स रिजर्व कितना था वो सब देख सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट कितना बढ़ गया था, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, एफटीपी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एफटीपी पे सवाल आता है दोस्तों। हम बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ के मास्टर प्लान के बारे में, जिसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2015 को। कब लॉन्च हुआ था वो भी देख लीजिए, 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। एम था सिंपल और बोल्ड, इंडिया को एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाना। क्या बनाना? इंडिया को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाना। ऑब्जेक्टिव था कि गुड्स और सर्विस दोनों के एक्सपोर्ट बढ़ाकर इंप्लॉयमेंट क्रिएट करना, जनरेट इंप्लॉयमेंट। कैसे जनरेट इंप्लॉयमेंट? एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस को प्रमोट करके, ये ऑब्जेक्टिव था। टारगेट क्या सेट हुआ? टारगेट सेट हुआ कि एक्सपोर्ट को $465 बिलियन से बढ़ाकर $900 बिलियन तक पहुंचाना, तक ले जाना, और इंडिया के ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर 2% से 3.5% तक बढ़ाना। ये टारगेट सेट हुआ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया और जो ग्लोबल एक्सपोर्ट का शेयर है भारत का उसको बढ़ाया गया। कुछ नए स्कीम आए,
दो कुछ नए फ्लैगशिप स्कीम का नाम देख लीजिए। MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, तो MEIS में क्या हुआ कि गुड्स एक्सपोर्ट को रिवार्ड के लिए, मतलब कि गुड जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको रिवार्ड के लिए। SEIS से क्या हुआ, सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो MEIS आया था गुड्स एक्सपोर्ट को रिवार्ड के लिए, SEIS आया था सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। साथ ही फोकस था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ठीक है, इस पे फोकस था। ठीक है, और ग्लोबल ट्रेड एडेप्टेबिलिटी पे और ट्रेड लेड ग्रोथ पे। तो शॉर्ट में बोले FTP 2015-20 जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और उसमें दोस्तों मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर इसका टारगेट था $900 बिलियन एक्सपोर्ट 2019-20 से। दो न्यू स्कीम आए थे, MEIS और SEIS। ठीक है, और एक सवाल पूछा जाएगा कि स्कीम का नाम याद रखिए। MEIS का क्या पर्पस था, गुड्स एक्सपोर्ट को रिवार्ड करने के लिए। SEIS का क्या पर्पस था, सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों चीज। तो कीवर्ड देख लीजिए, कीवर्ड लॉन्च एरिया कब है, एक्सपोर्ट टारगेट क्या है, ग्लोबल शेयर कितना है, स्कीम का नाम क्या है, इनिशिएटिव क्या लिंक है। चलिए याद रहेगा ये सब चीज। अब हम लोग टाइप ऑफ FDI की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले याद रखिए ग्रीनफील्ड FDI, समझिए। ग्रीनफील्ड FDI ये तब होता है जब फॉरेन कंपनी बिल्कुल नए ऑपरेशन स्टार्ट करती है, जब न्यू ऑपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट करती है फॉरेन कंपनी, समझिए। जैसे लैंड खरीदना, फैक्ट्री बनाना, जॉब क्रिएट करना, सब कुछ हो रहा है स्क्रैच से। जैसे कि मैकडोनाल्ड हो गया, Hyundai हो गया, पेप्सी इंडिया हो गया, ये सब जीरो लेवल से स्टार्ट किए भारत में, विदेश में तो थे ही। इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड FDI। ब्राउनफील्ड FDI क्या होता है कि जब एक फॉरेन इन्वेस्टर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में स्टेक खरीदता है या टेक ओवर करता है, जैसे कि डाइची सैंकियो, ठीक है, या रैनबैक्सी इंडिया, इसने क्या किया, रैनबैक्सी इंडिया को एक्वायर किया। फिर ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि एक फॉरेन और एक लोकल कंपनी मिलकर इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के लिए। हीरो होंडा इसका एग्जाम्पल है, लेकिन अब तो अलग अलग हो गए हैं, समझिए। तो तीन एग्जाम फैक्ट याद रखिए। ग्रीनफील्ड मतलब कि नया सब्सिडरी बनाना, ब्राउनफील्ड मतलब कि एग्जिस्टिंग फर्म को एक्वायर करना, ज्वाइंट वेंचर मतलब कि ऑनरशिप और कॉर्पोरेशन को शेयर करना। तो सवाल है कि किस तरह का FDI जो है नए ऑपरेशन स्टार्ट करता है स्क्रैच से, तो बोलते हैं ग्रीनफील्ड FDI। याद रहेगा ना जी। तो बहुत सिंपल है। FII की बात कर लेते हैं दोस्तों, समझिए ध्यान से, आसान बात समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टाइप के बारे में जो क्विक होता है लेकिन रिस्की भी होता है, जिसका नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बेसिकली ये होता है जब फॉरेन कंपनी इंडिया के स्टॉक, डिवेंचर और हेज फंड में पैसा लगाती है। कहां लगाती है पैसा, स्टॉक, डिवेंचर और हेज फंड में। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाती है। यह इन्वेस्टर जनरली आउटसाइड इंडिया बेस्ड होते हैं और सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। यह प्रोसेस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू होता है, PIO बोलते हैं, PIP। ठीक है, जिसमें FII, NRI, PIO को अलाउ किया गया है इंडियन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। बट ध्यान रहे, FII के साथ आता है कैपिटल फ्लाइट का रिस्क, ये रिस्क आता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर इकोनॉमी में स्लम्प हो जाए, देखिए लिखा है ना, ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लम्प, ठीक है, इकोनॉमी में स्लम्प हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, या पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो, या ग्लोबल क्राइसिस आए, तो ये इन्वेस्टर अपना पैसा तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। इसी को बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट रिस्क। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, जैसे 2021-22 का डेटा है। इंडिया ने देखा कि $11.97 बिलियन का FPI आउटफ्लो हुआ था, क्योंकि ग्लोबल और पैंडेमिक अनसर्टेनिटी के कारण। इसीलिए इसका बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल फ्लाइट रिस्क। पूछा जा सकता है कैपिटल फ्लाइट रिस्क कौन से केस में होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों शॉर्ट में याद रखिए, FII शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है, रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ, इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आउटफ्लो भी होता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, वेरी गुड। तो देखिए यही डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल को FII बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन को FDI बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है FDI और FII में, दोनों में होना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। दोस्तों एक बिल्कुल कॉमन पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिंपल है, जब देश में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ता है और रियल नेशनल इनकम ऊपर जाती है। मतलब कि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रियल नेशनल इनकम हमारी ऊपर जा रही है, इसको ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, जरा समझिए। डेवलपमेंट उनसे एक स्टेप आगे है, यह बात करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, ठीक है, यह बात करता है लिविंग स्टैंडर्ड की, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिडक्शन की। सोच लीजिए, ग्रोथ सिर्फ इनकम बढ़ाता है, जबकि डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि वो इनकम सब तक पहुंचे और लोगों की लाइफ बेटर है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रोथ जो होता है ना, वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। तो ग्रोथ केवल इनकम बढ़ाएगा, यानी क्वांटिटेटिव होगा। डेवलपमेंट इंश्योर करेगा कि इनकम सब तक पहुंचे, लोगों की लाइफ बेटर करे, समझे, मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, अब इसके इंडिकेटर भी अलग है। जैसे ग्रोथ के जो इंडिकेटर होते हैं वो GDP है, GNI है, पर कैपिटा इनकम है, जबकि डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर है SDI है, HPI है, GDI है, PQLI है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है।
ठीक है। जो बोलते हैं ना समग्र विकास, वो होता है हमारा डेवलपमेंट। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों अंतर हम समझ रहे हैं, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए रिलेशन की बात कर लें तो बेसिकली आप एक और बात को ध्यान रखिएगा कि इंडिकेटर्स आपको बता दिया आपको। तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का प्रीकर्सर माना जाता है, डेवलपमेंट जो है ग्रोथ का पॉजिटिव इंपैक्ट माना जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ याद रखिएगा नैरो है, क्वांटिटेटिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड है, मल्टी डायमेंशनल है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है डेवलप्ड कंट्री के लिए, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है डेवलपिंग कंट्री। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा किसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट दोनों होता है इकोनॉमी में? तो याद रखिएगा डेवलपमेंट में होता है, ग्रोथ में केवल क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। ये वन वर्ड देख लीजिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों ये था हमारा पहला सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, आगे से ये सीरीज जारी रहेगा।